संभल में 4 दशक के बाद 46 साल के बाद पुराना महादेव का जो मंदिर है वो खुला तो हर कोई हैरान रह गया। हैरान इसलिए क्योंकि 14 दिसंबर से पहले किसी को इस बात की कोई खबर नहीं थी, इतला नहीं थी कि संभल के खसगूसराय में इस जगह पर कोई आखिर मंदिर भी मौजूद है। और उसके बाद प्रशासन ने इसकी साफ सफाई करवाई और अब यहां पर भक्तों ने पूजा अर्चना करना शुरू कर दी है। खुद संभल के डीएम मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे और रुद्राभिषेक किया। दावा है कि यह मंदिर संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में 46 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, 1978 से ही। लेकिन कल पुलिस प्रशासन ने मंदिर के ताले खुलवाए। सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं और साथ ही पुलिस लगातार इलाके की मॉनिटरिंग भी कर रही है। और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो गलती 46 साल पहले हुई थी अब वो नहीं दोहराई जाएगी। मंदिर जब मिल गया है तो अब रोज पूजा होगी। बाकायदा पुजारी नियुक्त किया गया है। साथ ही ये तय हुआ है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक हर रोज किया जाएगा। रोज हनुमान चालीसा का पाठ होगा। दिन में 2 बार पूजा की जाएगी। भक्त कीर्तन कर पाएंगे। सुबह मंगला आरती होगी और शाम को संध्या आरती की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि अब हरिनाम की गूंज कभी बंद नहीं होगी इस मंदिर में। और चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये मंदिर आखिर कितना पुराना है। संभल के हिंदुओं के मुताबिक इस मंदिर का जो नाम है वो कार्तिक महादेव मंदिर है और इसके पास जो कुआं है उसका नाम अमृत कूप है। दावा ये किया जा रहा है कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। दावे की हकीकत जानने के लिए प्रशासन मंदिर और कूप की कार्बन डेटिंग भी करवाने का फैसला ले चुका है। जांच के लिए बाकायदा एएसआई को चिट्ठी लिख दी गई है। कार्बन डेटिंग के जरिए पता चलेगा कि आखिर जो मंदिर है वो वाकई में है कितना पुराना। तो 46 साल के बाद मंदिर खुलने पर साधु संतों में काफी खुशी है और साथ ही भक्त भी भाव विभोर हो रहे हैं। देखिए आप, एक जगह पर घनीभूत रूप से एक समाज के लोग ज्यादा हो गए और उन्होंने डराया या लोग अपने से डर गए, ये तो अभी प्रमाणित नहीं है। लेकिन जो भी हुआ, वहां से जो भगवान की पूजा करने वाले लोग थे वहां से पलायन कर गए और वो मंदिर बंद हो गया और वो अब जाकर के खोला गया। तो ऐसी परिस्थिति तब आ जाती है जब एक संप्रदाय के लोग घनीभूत रूप से किसी जगह पर रहने लग जाते हैं। इसलिए अब हम ये मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि भारत की सरकार को इस बारे में कानून बनाना चाहिए। जैसे ही हमने सुना तो हमें खुशी हुई बहुत। मतलब कम से कम हमारा मंदिर खुला था इतने सालों के बाद में। इस इलाके में पहले कभी आए? नहीं, पहले कभी नहीं आए। कभी सुना है? हाँ, सुना था, इसके बारे में बहुत सुना है। अभी 46 साल पहला मंदिर मिला है। कुछ दिन बाद 56 साल पुराना मिलेगा, फिर 76 साल पुराना भी मिलेगा, फिर 600 साल पुराना भी मिलेगा। भारत में ये दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ कर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। और चलिए ये भी जान लीजिए कि मंदिर में किस भगवान की प्रतिमा मिली है। तो मंदिर में भगवान शिव, भगवान नंदी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की प्रतिमाएं मिली हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ नजर भी आ रहा है। और डीएम राजेंद्र पैंसिया ने कल बाकायदा अपनी टीम के साथ मंदिर में पूजा की। राजेंद्र पैंसिया ने मंदिर के बारे में और प्रशासन के एक्शन के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी तो इनिशियली कल, क्योंकि कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, 400-500 कार्रवाई थी, तो कल हमने 49 के आसपास FIR दर्ज करवाई है। क्योंकि बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है और इसे एकदम से कल असेसमेंट नहीं हो पाया, तो आज कुछ FIR होगी, लगातार FIR दर्ज होगी। पिछले 3 सर कुछ गैस सिलेंडर मिले हैं आज चेकिंग के दौरान, 25 सिलेंडर एक दीपासराय से। हमने एक और टीम भी लगाई है साथ में, जिसमें हमारी GST की टीम है, फायर की टीम है और साथ में हमारे पुलिस पर्सनल भी है और सब लोग साथ रहते हैं। तो जो अवैध रूप से व्यापार भी चल रहा है, गलियों में मेहता फैक्ट्री इत्यादि भी चल रही है, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं, CCTV कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। डीएम साहब नोटिस दे रहे हैं किसी को? बिल्कुल, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करेंगे। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण तोड़ लें।
और चलिए अब आप संभल के मंदिर की कहानी को भी जान लीजिए। दरअसल संभल के हिंदुओं के मुताबिक साल 1978 में भीषण दंगा हुआ था। यहां पर हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई थी। दंगे के बाद हिंदुओं का पलायन यहां से हुआ। हिंसा के बाद पुजारी ने भी मंदिर को छोड़ दिया। यह हालात बने। देखरेख करने वाला कोई भी नहीं बचा था। मंदिर के कुएं को भी पाट दिया गया था। पीपल का पेड़ भी था जिसे काट दिया गया था। और यह मंदिर तभी से लोगों की नजरों से दूर था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि उनके बीच में इस तरह का एक मंदिर है जो कि ढक दिया गया था। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने संभल के उसी मंदिर से जो कि 46 साल के बाद मिला है। और अब देखिए शिवलिंग जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है। रुद्राभिषेक की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अब एक बार फिर से जो पूजा अर्चना है शुरू हो गई है। खुद यहाँ के डीएम ने और एसपी ने भी पूजा अर्चना की है। और हनुमान जी की मूर्ति भी आप देख पा रहे हैं। और मंदिर मिला तो सियासी हलकों में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। और सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर इमरान मसूद तक अपना अपना तर्क रख रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा इस मामले में। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। अरे मिला कहीं खो गया था क्या? खो गया था क्या कहीं? मंदिर जिनके यहाँ मंदिर था वो भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा हमने ताला लगा रखा। वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके छिपा करके और लोगों को वहाँ जाने से रोक करके कुछ किया है तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। और अब बात संभल में बिजली चोरों पर हो रहे प्रशासन के एक्शन की करते हैं। दरअसल इलाके में 49 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। प्रशासन ने 250 से 300 कनेक्शंस को काटा है। कार्रवाई की गई है। जब से पुलिस ने बिजली चोरों पर एक्शन लिया है, नकेल कसी है, तब से अभी तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगा दिया है। पुलिस ने अभी तक 1200 केसेस भी दर्ज किए हैं। कुछ लोगों पर तो बाकायदा गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की। पटना में बीपीएससी परीक्षा का जिला प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। 13 दिसंबर को प्री एग्जाम के इस सीसीटीवी फुटेज में हंगामा करते युवक दिखाई दे रहे हैं। पटना के बापू परीक्षा सेंटर में कुछ लोग छात्रों के आंसर शीट को फेंकते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में सेंटर के बाहर की तस्वीरें नजर आ रही है, जिसमें कई लोग आपस में मारपीट करते भी नजर आ रही है। 2 वीडियोस आई हैं एग्जाम को लेके, परीक्षा सेंटर को लेके। ये बीपीएससी परीक्षा के हॉल के अंदर की सीसीटीवी तस्वीरें आप देखिए। कुछ लोग यहां पर आंसर शीट को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा करते नजर आ रहे हैं ये लोग। तो बीपीएससी के एग्जाम को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, उसके बाद ये सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो कुम्हरार सेंटर पर ये हंगामा हुआ था, ये बवाल हुआ था। एक बार फिर से बिग वॉल पर हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इन तस्वीरों में ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। ये परीक्षा केंद्र के अंदर की तस्वीरें हैं। आप देखिए, कुछ लोग यहाँ पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं, आंसर शीट छीनते नजर आ रहे हैं। जो छात्र या जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, ये देखिए साफ तस्वीरों में ये बात नजर आ रही है। और ये जो दूसरी तस्वीर है वो सेंटर के बाहर की तस्वीर है, जहां पर ये बवाल चल रहा है, यहाँ पर हंगामा चल रहा है। ये देखिए, ये
भीड़ यहां पर एकत्रित है और हाथापाई धक्का मुक्की भी यहां पर चल रही है। तो ये तस्वीरें जारी की गई हैं इस हंगामे और इस विवाद के बाद बीपीएससी एग्जाम को लेकर कि किस तरीके की स्थिति वहां पर पैदा की गई थी, जिसके बाद प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। जी हां, तो बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा हुआ। पटना जिला प्रशासन की इस पर रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें कही हैं ये गई हैं, बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पटना जिला प्रशासन की ये रिपोर्ट है हंगामे को लेकर। पहला, बापू परीक्षा परिसर में सुनियोजित तरीके से परीक्षा रद्द करवाने की साजिश रची गई और कुछ उपद्रवी तत्वों ने व्यवस्था भंग कर परीक्षा रद्द कराने की साजिश रची ताकि एग्जाम कैंसिल हो जाए। मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 200 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पहली एफआईआर परीक्षा में बाहर हंगामा कर रहे 50 उपद्रवियों के खिलाफ, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई प्रशासन की तरफ से, वो हमने आपको दिखाई। 5वीं बात यह है कि दूसरी एफआईआर परीक्षा सामग्रियों को लूट रहे 150 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर की तस्वीर थी। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है 10 से 12 लोग हंगामे को लीड कर रहे थे, यानी इस पूरे हंगामे को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। लीड करने वाले 10 से 12 लोगों की तलाश की जा रही है और हर हॉल में 273 परीक्षार्थी थे। एक बॉक्स में 192 प्रश्न पत्र थे, जिसको लेकर यह सारा हंगामा शुरू हुआ। एक परीक्षा कक्ष में 1 से अधिक बॉक्स सबकी उपस्थिति में ही खोले गए थे और कुल प्रश्न पत्रों की संख्या कम नहीं थी। कोई पेपर लीक का मामला नहीं था। यह प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में इस हंगामे को लेकर कहा है। और देखिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से रुपेश हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश, जो कानूनी कार्रवाई अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई वो पूरी जानकारी हमने दी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो 12 से 13 लोग लीड कर रहे थे इस पूरे हंगामे को, उनके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ पता चल पा रहा है? उनकी मंशा भी क्या थी दरअसल? देखिए, मनसा परीक्षा शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से बीपीएससी कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ और नॉर्मलाइजेशन का हवा खड़ा किया गया, एक भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी इस साल से नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रही है और इसको लेकर छात्रों को वहां बुलाया गया। उसमें छात्र नेता थे जो परीक्षार्थी नहीं थे। दिलीप कुमार जो छात्र नेता हैं वो परीक्षार्थी नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो जेल भी भेजे गए और उसके साथ परीक्षा के दिन भी हंगामा हुआ। परीक्षा के दिन पूरे बिहार में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 911 परीक्षा केंद्रों में कहीं हंगामा नहीं होता है, लेकिन राज्य का जो सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, जो बापू परीक्षा सभागार है, वहां पर परीक्षा होती है और वहां पर एक कमरे में 10 से 12 जो लड़के हैं, प्रश्न पत्र मिलने के साथ ही वो अपना प्रश्न पत्र हवा में उछालते हैं और बाकी जो परीक्षार्थी हैं उनका प्रश्न पत्र फेंकना शुरू कर देते हैं। प्रश्न पत्रों का जो पैकेट है उसे लूट लिया जाता है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अंदर हंगामा होता है, अंदर किसी के पास ना तो मोबाइल है, ना नेटवर्क है, बाहर कम्युनिकेट करने का कोई साधन नहीं है। अंदर हंगामा होता है, गेट बंद है और गेट की दूसरी तरफ सड़क पर हंगामा शुरू होता है। और वो छात्र कौन थे, वो हंगामा करने वाले कौन थे, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था कि अंदर हुआ क्या है। क्या कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं मिला है, जैसा कि कहा गया है कि प्रश्न पत्र समाप्त हो गया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुआ है उसमें साफ दिख रहा है कि छात्रों ने हंगामा करने वालों की मंशा क्या थी और मंशा सिर्फ हंगामा खड़ा करना था। परीक्षा देने की मंशा नहीं थी, वरना पैकेट नहीं लूटे गए होते। कुछ छात्रों को जरूर प्रश्न पत्र नहीं मिला क्योंकि पैकेट ही लूट लिए गए और पैकेट लूटे गए। जो 5वें तल पर जो एक कक्ष है, उस कक्ष में पीछे के रो में बैठे हुए छात्रों ने अचानक से प्रश्न पत्र मिलने के बाद वो हंगामा शुरू किया और पूरे हॉल में जो हंगामा शुरू हुआ, दरवाजे तक बंद कर दिए गए। दूसरे कमरे में जहाँ छात्र परीक्षा दे रहे थे, उन्होंने दरवाजा वीक्षकों ने अंदर से बंद किया था, उसे पैर से तोड़ दिया गया। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो 2 एफआईआर दर्ज किया गया है, उन दोनों एफआईआर में हंगामा करने वाले और साजिश करने वाले, क्योंकि साजिश बहुत बड़ी है और साजिश कोई सिर्फ परीक्षा के दिन की नहीं है कि आज हंगामा कर देना है। परीक्षा रद्द करवाना, बीपीएससी को बदनाम करना और बीपीएससी के माध्यम से सरकार को बदनाम करना, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल रुपेश, और ये जो 12 से 13 लोग लीड कर रहे थे और जो तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब ये पूरी तरह से पकड़ में आएंगे तब क्लियर हो पाएगा कि वाकई में इनका मकसद क्या था और क्या सिर्फ यही थे जो इस पूरी साजिश के पीछे थे या कोई और बहुत बड़ा नेटवर्क था, कुछ और बड़े लोग थे जो इनके पीछे काम कर रहे थे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर में एक कोचिंग सेंटर में गैस लीकेज की वजह से बड़ा हादसा हो गया। 10 छात्र बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। घटना कल देर शाम की है। शहर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास एक कोचिंग सेंटर में क्लासेस चल रही थी और इसी दौरान कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, बेहोश होने लगे। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि क्लास के दौरान एसी के गैस रिसाव से बदबू उठी। कोचिंग प्रबंधन ने एम्बुलेंस को बुलाया और बेहोश छात्र छात्राओं को पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और देखिए, घटना की जानकारी मिलने के बाद जयपुर से सांसद मंजू शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंची हैं। उन्होंने क्या कहा है इस घटना को लेकर, आपको सुनाते हैं। तो कोई गैस का मामला, बच्चों को गैस कुछ ऐसी आ गई, सो 2-4 बच्चे 5 बच्चे बेहोश हो गए, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ लाया। अभी सब ठीक है, काफ़ी ठीक है, और मैंने डॉक्टर से बात भी हो गई है। उन्होंने भी कहा है काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैंने बच्चों से भी बात करी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये बात रही कि हमें ऐसा होता रहता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? और लोगों ने भी पूछा है, आप नहीं पूछ रहे तो भी मैं बता देती हूँ। हाँ। बात करेंगे, आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना घटें, उसके लिए व्यवस्था देखी जाएगी। और जयपुर के एसडीएम राजेश जाखड़ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पर एक निजी संस्थान है, इसमें कोई घटना हुई, उससे कुछ बच्चियाँ बेहोश हो गई, उनको फिर यहाँ हॉस्पिटल भेज दिया गया और हॉस्पिटल से अभी उनको एसएमएस में कोई जांच के लिए भेजा है और हमारे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश हमें मिल गए थे। उसके बाद मैं मौके पे आ गया और जो हमारी एडीएम मैडम है वो एसएमएस हॉस्पिटल है। और कोचिंग सेंटर्स के जो छात्र हैं उनकी फिक्र भी काफ़ी बड़ी है। ये हादसे की वजह आप जिस तरह से निकलकर सामने आई है, उसको लेकर जो बाकी छात्र हैरान भी है। कोचिंग सेंटर के एसी में क्या हुआ था आप देखिए, गैस लीक हुई और उसके बाद जो हादसा है वो सामने आया। कोचिंग में पढ़ रही कई छात्राएं इसके बाद अचानक से बेहोश हो जाती, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। छात्राओं का अस्पताल में इलाज जारी है और उसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कोचिंग के खिलाफ एक्शन की मांग अब छात्रों की तरफ से की जा रही है। पुलिस और छात्रों में झड़प भी हुई, मामला इस तरह से गर्मा गया था। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया और अब एक्शन क्या हुआ है इस हादसे के बाद, ये भी आप जानिए। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने जांच कमेटी बनाई है। आज शासन को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी, लेकिन कमेटी तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें फायर फाइटिंग सिस्टम में खामियां मिली हैं। कोचिंग के इमरजेंसी एग्जिट में दिक्कत थी। अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि कोचिंग पर सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है। तो इस कोचिंग को लेकर क्या हुआ था, कैसे छात्रों में उबाल आया, गुस्सा हुआ, अब जो गुस्सा है वो सामने आया छात्रों का। छात्रों को जो बेहोश हो गए थे उन्हें एडमिट करवाया गया। ध्वज आ रहे इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं लाइव। ध्वज, पहले तो आप बताइए जो छात्र हैं उनकी तबीयत को लेकर क्या जानकारी, और क्योंकि इस वक्त आप कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद है, लोगों का क्या रुख है, क्या कहना है उनका इस हादसे पर? देखिए, छात्रों की हालत में अभी जो है सुधार बताया जा रहा है और ये कोचिंग सेंटर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ छात्रों का जो धरना है वो लगातार जारी है। और इसके साथ साथ में यहाँ आप देख सकते हैं निर्मल चौधरी यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है और इनकी मांग क्या है, ये मांग के बारे में जानकारी लेते हैं इनसे। क्या क्या मांगे हैं निर्मल जी? हमारी मांग यही है, जिस तरीके से इन भाई बहनों के साथ ये अन्याय हुआ है, इनकी जान जोखिम में गई है, इनके साथ जो दुर्घटना घटी है वो आने वाले समय में किसी और साथी के साथ, किसी और भाई और बहन के साथ नहीं घटे, किसी माँ बाप का लाल नहीं उजड़े। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि जो भी इस तरीके की कोचिंग संस्थान है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके सीज करें और इस कोचिंग संस्थान वाले को ऐसा सबक सिखाएं कि ये जीवन के अंदर चंद पैसों के लालच में युवा साथियों की जान जोखिम में नहीं डालें। कोचिंग संस्थान काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन उनमें सब में खामियां हैं। इनमें कोई भी इमरजेंसी एग्जिट है वो सही तरीके से नहीं है। कई खामियां हैं इनके अंदर। एक एक क्लास में 500-500 जो स्टूडेंट हैं उन्हें बिठाया जा रहा है। मैंने लड़ाई की शुरुआत करी है, अब आप सब लोग और ये सारे युवा साथी मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपके भी सबके बच्चे हैं, सबके भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं, किसी की भी जान जोखिम में जा सकती है। किसी के माथे पे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनके माथे पे नाम नहीं लिखा हुआ था कि इनकी जान खतरे में। प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक स्टूडेंट की जान खतरे में। कोई स्टूडेंट गांव से यहाँ अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए आता है और उसका भविष्य यहाँ अंधकार में चला जाता है। उसके माँ बाप पे क्या हादसा हुआ? कभी तक कोई आपसे मिलने आया, किसी ने बातचीत की? किसी प्रशासन ने कोई बातचीत नहीं की। आप लोग देखिए, हम पूरी रात से यहाँ कड़कड़ाती ठंड में बैठे, हमने कैसे जैसे आग के सहारे से रात गुजारी है।
न्याय की लड़ाई लड़ते हुए कि किसी और साथी के साथ ये दुर्घटना नहीं घटे, लेकिन प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। वो लोग ये भूल गए कि वो भी पढ़ लिख के आज ऑफिसर बने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये धरना इनका लगातार जारी है, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। ये वो उत्कर्ष है, ये आप कोचिंग सेंटर देख सकते हैं। दूसरी मंजिल पर ये हादसा हुआ था, 201 नंबर की क्लास थी और उसमें अचानक से गैस का रिसाव हुआ। बताया जा रहा है सीवर लाइन की गैस थी, वो उसकी वजह से जहरीली गैस थी, उसकी वजह से जो तमाम जो छात्र थे वो यहाँ पर बेहोश हो गए और उसके बाद में उन्हें तुरंत ही यहाँ से जो है अस्पताल ले जाया गया। अभी जो 5 छात्र हैं उनको SMS रेफर किया गया, उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन ये घटना और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी। और छात्र नेता हैं वो यहाँ पर, तमाम जो छात्र नेता हैं प्रशासन से यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को सील किया जाए। हालांकि जो मेयर हैं, ग्रेटर मेयर हैं सौम्या गुर्जर, उनकी टीम ने यहाँ पर देर रात को जांच की थी और कुछ ही देर में उसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि ये जो रोड है, यहाँ पर 150 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। ठीक है, जो एक तो बिल्कुल 150 से ज्यादा कोचिंग सेंटर इस इलाके में, और जहां पर जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ, कैसे क्या लापरवाही बरती गई, जो गुस्साए छात्र हैं उनकी तरफ से धरना दिया जा रहा है, कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, जांच इस पूरे मामले पर जारी है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। नेहरू मेमोरियल के सदस्य ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी के पास मौजूद पत्र लौटाने की मांग की गई है। नेहरू से जुड़े जो पत्र हैं वो प्रधानमंत्री म्यूजियम को लौटाने की मांग की गई है। नेहरू मेमोरियल के सदस्य और इतिहासकार हैं रिजवान कादरी, जिनकी तरफ से, देखिए पहले इनकी तरफ से सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी गई थी रिजवान कादरी की तरफ से, और अब नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी को भी एक चिट्ठी लिखी गई है और यह कहा गया, मांग की गई है कि जो खत जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए हैं सोनिया गांधी के पास, वो खत प्रधानमंत्री म्यूजियम को लौटाए जाए। तो राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी गई है, खत लिखा गया है, इसमें क्या मांग है? नेहरू से जुड़े जो खत हैं उनको लौटाने की मांग की गई है। किस किस का लेटर मांगा गया है ये आप जान लीजिए। एडविना माउंटबेन का जो लेटर है वो मांगा गया। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अरुणा आसफ अली, इनका भी जो लेटर है वो मांगा गया है। विजय लक्ष्मी पंडित, बाबू जगजीवन राम, गोविंद बल्लभ पंत, तो ये वो शख्सियत है जिनके लेटर, इनके खत मांगे गए हैं। कादरी ने क्या कहा, रिजवान कादरी ने इस खत में, नेहरू से जुड़े जो लेटर हैं वो लौटाए जाएं, प्रधानमंत्री म्यूजियम को लौटाए जाएं ये सभी लेटर। सोनिया गांधी के पास ये लेटर मौजूद है, ये इस खत में मेंशन किया गया है। नेहरू मेमोरियल के सदस्य हैं रिजवान कादरी, जिनकी तरफ से ये मांग की गई है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, जैसा कि जानकारी आ रही है कि पहले सोनिया गांधी को भी लेटर लिखा गया था, रिजवान कादरी जो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है और इसमें जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ और भी कई शख्सियत हैं जो इतिहास से जुड़ी हैं, जिनके खत लेटर मांगे गए हैं। पूरी डिटेल क्या है आपके पास? जो रिजवान कादरी ने जो खत लिखा है राहुल गांधी को, बताया है कि आप लोकसभा में नेता विपक्ष हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो देश की जो राजनीतिक विरासत है और जो ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स है और जो विरासत है उसको सहेज कर रखा जाए। तो ऐसे में जो भी पत्राचार हुआ है नेहरू का अरुणा आसफ अली के साथ, आइंस्टीन के साथ, एडविना माउंटबेटन के साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण के साथ, वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वापस लौटाया जाना चाहिए नेहरू मेमोरियल को, जिसका नाम बदल के प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2008 में तब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने वो सभी खत जो पहले नेहरू मेमोरियल के पास थे वो अपना एक प्रतिनिधि भेजकर उनको वापस मंगवा लिए थे। और ये सभी जो पत्र हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं वो सभी अभी सोनिया गांधी की कस्टडी में। तो ऐसे में राहुल गांधी ने मांग की है कि उनको लौटाया जाए प्रधानमंत्री म्यूजियम को, ताकि जो देश के राजनीतिक विरासत है और जो इतिहास है वो हमारी जो मौजूदा जनरेशन है और आने वाली जनरेशन है उसको पढ़ सके, जान सके। जी, शुक्रिया आपका आनंद प्रकाश पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। तो कल लोकसभा में पेश हो सकता है जो खबर आ रही है, एक देश एक चुनाव बिल चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाएगा। इसके बाद बिल कल ही जेपीसी का गठन भी होगा। सोर्सेस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो एक देश एक चुनाव एक बहुत बड़ा कदम ये केंद्र सरकार की तरफ से, और अब ये खबर सामने आ रही कि कल ही लोकसभा में अब पेश करने की तैयारी है एक देश एक चुनाव का बिल और चर्चा के लिए। इसके बाद इसे जेपीसी में भेजा जाएगा और कल ही जेपीसी का गठन भी हो जाएगा, ये भी सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है ताकि जल्द से जल्द एक देश एक चुनाव से जुड़ा जो कानून है वो देश में लाया जाए। और जो जानकारी मिल रही है
2034 से एक देश एक चुनाव को लागू करने की कोशिश में भी सरकार है, जो अभी तक की जानकारी सोर्सेस के हवाले से मिल रही है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि कल ही लोकसभा में इससे जुड़ा जो बिल है वो पेश होगा, एक देश एक चुनाव बिल। हालांकि इससे पहले खबर यह सामने आ रही थी कि इस बिल के पेश होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, कुछ देरी हो सकती है, लेकिन अब खबर आ रही है आमोद, हालांकि इससे पहले खबर आ रही थी कि इसमें थोड़ा देरी हो सकती है, कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अब खबर आ रही कि कल ही इस बिल को पेश किया जा सकता है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, सरकार की ये रणनीति थी कि आज उस बिल को लाया जाए, लेकिन एंड मोमेंट पे कल शाम में ये चेंज किया गया और अभी ये चर्चा है और ये बताया जा रहा है कि इस बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और पेश करने के साथ ही इसको कमेटी में भेजा जाएगा। हालांकि बीजेपी और सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जेपीसी बनाने की बात इस वक्त चल रही है, लेकिन विपक्ष क्या जेपीसी में इसको भेजने के लिए कोशिश करेगा या फिर इसको किसी अन्य कमेटी, ये लॉ से संबंधित जो कमेटी है उसमें भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा में ये बिल कल पेश होगा, ये सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद ये कमेटी में जाएगा जिसमें बृहद चर्चा होगी। और बिल्कुल, तो ये बड़ी अहम जानकारी, एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल जो कि कल अब लोकसभा में पेश होगा, ऐसी खबर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमोद राय इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यूपी के संभल से बड़ी खबर है। संभल मंदिर की कार्बन डेटिंग की जो मांग है वो रखी गई है। वो मंदिर जो 46 साल के बाद मिला है, संभल के डीएम ने एएसआई को बाकायदा खत लिखा है, डीएम ने कार्बन डेटिंग के लिए चिट्ठी लिखी है। और इस बीच ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो पूजा अर्चना हो रही है इस वक्त उसी मंदिर में। और पुनीत का हम सीधा रुख करते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ संभल से ही जुड़े हुए हैं। पुनीत, अभी आप उसी मंदिर के सामने से नजर आ रहे हैं जहां पर ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी चल रहा है, 46 साल के बाद मिला। क्या हो रहा है वहां पर, और जो मांग रखी गई है कार्बन डेटिंग को लेकर, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, संभल के खगूसराय इलाके में ये 46 साल पुराना कार्तिक शिव मंदिर मिला है। हनुमान जी की मूर्ति है, तमाम देवी देवताओं की मूर्ति, और उसके बाद से यहाँ पर पूजा शुरू की गई है। आप देखेंगे कि भक्तों की यहाँ पर लाइन लगी है, बाकायदा प्रशासन की तरफ से परमिशन मिली है, और सुबह होते के साथ ही लोग यहाँ पर बाकायदा पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो पूजा का कार्यक्रम है वो इस वक्त चला है। बाबा हनुमान जी की जो मूर्ति है वो यहाँ पर निकली है। सन 1978 के बाद से ये मंदिर पूरी तरीके से बंद था, और अब यहाँ पर ये जो मूर्ति है हनुमान जी की वो निकली है। जो सीओ अनुज चौधरी हैं, उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ की सफाई की। आप देखेंगे ये भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो यहाँ पर है, और पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं। पंडित जी से भी बात करते हैं। पंडित जी, ये बताइए, अब पूजा अर्चना विधिवत रूप से शुरू की? हाँ जी, परसों से खूब पूजा पाठ चल रही है यहाँ, और रात भी 1-1:30 बजे मंदिर बंद करा था, और श्रद्धालु बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, और सबका ही सम्मान है। और ये प्रशासन की बहुत बड़ी कृपा है जो उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान करा, और हिंदू समाज उनका ऋणी है। और मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने, महाराज जी, योगी जी ने, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। देखिए, आपको ये और चीज दिखाएंगे, ये जो भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ पर है, इसके अलावा हनुमान जी की, बजरंग बली की मूर्ति यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर गणेश जी की मूर्ति नीचे, काफी पुरानी ये मूर्ति नजर आ रही है। इनकी साफ सफाई श्री अनुज चौधरी ने की। ये नंदी की मूर्ति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ी यहाँ पर जो हालत है वो मंदिर बंद होने से काफी टूट फूट सी गई है, जिनको अब यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये यहाँ पर एक बाकायदा जो कुआं है वो कुआं भी यहाँ पर मिला है, और कुआं आपको दिखाना चाहेंगे कि बाहर, मंदिर के ठीक बाहर, इस कुएं को यहाँ पाट दिया गया था। ये देखिए कुआं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इस कुएं को अब यहाँ पर खुदाई की जा रही है, और खुदाई करने के बाद इस कुएं को यहाँ पर निकाला जा रहा है, साफ सफाई कराई जा रही है। मंदिर के महंत यहाँ जो तमाम लोग, आप देखिए कितना गहरा ये कुआं है, जो पाट दिया गया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन जब अब यहाँ पर कुआं मिला है तो अब कुएं की भी यहाँ पर खुदाई की जा रही है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग के लिए कहा गया है प्रशासन की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और जल्द ही कार्बन डेटिंग की जाएगी। बताया जा रहा है कि लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है। कितना पुराना है, कब बना था, ये तमाम चीजें जानने के लिए अब इस मंदिर की कार्बन डेटिंग भी की जाएगी। फिलहाल जो भक्त हैं वो यहाँ पर सुबह शाम रोजाना पूजा अर्चना कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। और देखिए पुनीत, वहां पर जो लोग मौजूद है, हालांकि कुएं में खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन मंदिर के पास मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए। उनसे आप जरा बात करिए, 46 साल के बाद, 1978 के बाद इस मंदिर का मिलना वहां पर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, बात करें। बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पे आए हैं आप, पूजा पाठ करने आए हैं यहाँ पे आप? हाँ, देखने आए हैं, टेबल ओनली। बिल्कुल, मंदिर देखना है, यहाँ पे पूजा पाठ करना है भाई आप? जी सर, पूजा पाठ करना है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं यहाँ पे पहली बार यहाँ पे वो चढ़ाने, जल चढ़ाने आया हूँ। मैं पक्के वाक से सीधा यहीं पे आया था पूजा पाठ करने, और ये मेरे पास जल है और ये धूप बत्ती है, ये फल फ्रूट है जितने भी हैं। तो सही तौर पे आप लोग भी पूजा पाठ करने हैं? जी जी, जब हमें पता चला तो तुरंत हम यहाँ पर आए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा भक्त ज्यादा संख्या बना पाए लेने। जाहिर तौर पे आप बताइए, पूजा पाठ करने हैं, मंदिर आपको मिला यहाँ पे? जी, मंदिर मिला साहब, यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए हम आए, हमें पता नहीं था। बिल्कुल, तो लोगों में काफी खुशी है। 1978 के बाद ही जब यहाँ से बताया जा रहा है कि हिंदुओं का पलायन हो गया था, तभी से मंदिर बंद पड़ा था। अब जाकर लोगों को पता चला है कि यहाँ पर कार्तिकेय महाराज का मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी मिली है। और इसके बाद अब इस मंदिर की कार्बन डेटिंग की मांग भी की जा रही है। एक जो सामने कूप है, कुआं है, उसकी खुदाई भी की गई है। लोगों में काफी हर्षोल्लास है, खुशी है, लोग पहुंच रहे हैं। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश आज 16 दिसंबर को विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था। और लेकिन अब बांग्लादेश की बात की जाए तो यह साफ नजर आ रहा है कि कैसे उस एहसान को बांग्लादेश आज की तारीख में भूल चुका है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को देश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर एक और तीखा हमला बोला। हसीना ने यूनुस सरकार की तुलना फासीवाद से की है। बांग्लादेश के हालात को देखकर यह साफ अंदाजा हो गया है कि अब यूनुस सरकार जमात की कठपुतली बन गई है। जिस तरह से लगातार वहां पर हिंदुओं पर हमला भी हो रहा है, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर किया जा रहा है और उसकी अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। ताजा हमला शेख हसीना की तरफ से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से बोला गया है। इधर विजय दिवस की पूर्व संध्या पर शेख हसीना का यूनुस सरकार पर क्या हमला सामने आया, यह भी आप जान लीजिए। शेख हसीना की तरफ से कहा गया कि राष्ट्र विरोधी समूह का असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर इस वक्त कब्जा है। फांसीवादी यूनुस सरकार की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। यूनुस सरकार का उद्देश्य मुक्ति संग्राम की भावना को दबाना है, यह शेख हसीना की तरफ से कहा गया। सरकार बांग्लादेश मुक्त समर्थक समूहों का दमन कर रही है। तो ये जो हमला है वो बोला गया। इधर बांग्लादेश मुक्ति विजय दिवस है आज और इसके लिए 9 सदस्यीय बांग्ला मुक्ति योद्धा प्रतिनिधिमंडल भारत भी पहुंचा हुआ है। पूर्वी सेना कमान ने डेलीगेशन का कोलकाता में भव्य तरीके से स्वागत किया। मुक्ति योद्धा आज विजय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से ही ये परंपरा चली आ रही है। इस डेलीगेशन ने 1971 में बांग्ला मुक्ति संग्राम के बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी दी है। जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन इस वक्त बांग्लादेश को हिंदू मुक्त इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। ये वहां पर अब हालात हैं और वहां की सत्ता पर हर तरह से काबिज होना चाहते हैं। अब सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या बांग्लादेश का भविष्य जमात इस्लामी ही है? क्या कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरकार ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए? आप देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारत के विरोध और हिंदुओं के खिलाफ नफरत में बांग्लादेश ने सारी हदें पार कर ली हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की ऐसी पालनहार बन गई है कि इन कट्टरपंथी जमातों के इशारे पर ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी ही मुल्क का मुकद्दर बने हुए हैं। तो क्या अब जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन ही बांग्लादेश का भविष्य होंगे? क्या जमात के नेता और मौलाना ही भविष्य में बांग्लादेश का हर विधान तय करेंगे? क्या भविष्य में जमात इस्लामी के हाथ में ही बांग्लादेश की बागडोर होगी? उन्नीस 1971 के एहसानों को भूलकर बांग्लादेश कट्टरपंथ की उस राह पर चल पड़ा है जिसके संचालक जमात इस्लामी जैसे संगठन है। हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म को रोक पाने में नाकाम यूनुस सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो सीधे पल्ला झाड़ लेती है, या फिर यूनुस सरकार अपने पापों को छुपाने के लिए भारत में शरण ले चुकी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर तरह तरह के आरोप लगाती है। अब यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर बांग्लादेश में लोगों को गायब करने में शामिल होने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा गठित जांच में यूनुस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। आयोग का अनुमान है कि 3500 से अधिक लोगों को गायब कराया गया है। मोहम्मद यूनुस और भारत समर्थक शेख हसीना के बीच
सियासी दुश्मनी को दुनिया जानती है। फिलहाल तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में है। सवाल है कि क्या यूनुस ने शेख हसीना से सियासी बदले के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है ताकि वो भारत के खिलाफ जहर उगल सके और बांग्लादेश में हिंदुओं पर तरह तरह के जुल्म कर सके।